Okay, we had done a nuclear fission yesterday. क्या उसको कुछ बंद बंद कर दिया please? Thank you. Okay, we had done nuclear fission yesterday. Okay, nuclear fission was covered. We are going to talk today about nuclear fusion. Okay, so nuclear chain reaction, energy release from each fission, classification of nuclear chain reaction, difficulties in chain reaction, power plant, nuclear reactor. Okay, these are some things that we are going to basically cover. ओके, न्यूक्लियर फिजन हमने क्या देखा कि भाई साहब एक पेरेंट न्यूक्लियस है. सो दिस इज जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू और स्टडीड. ठीक है, द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. एक पेरेंट न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियस बन रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है. इस प्रोसेस को अपन फिजन बोलते हैं. दिस डिके कैन बी नेचुरल, spontaneous splitting by radioactive decay, or can actually be stimulated in a lab by achieving necessary conditions, bombarding with neutrons. और इसको अगर हम लैब में कर रहे हैं तो अंडर प्रिकॉशनरी मेजर हम करते हैं. ठीक है, ओके. Nuclear chain reaction, it is a process in which neutrons released in one generation produce additional fission reactions leading to the next generation of neutrons, and the same process repeats. ये भाई साहब प्रोसेस रिपीट होता रहता है. ठीक है, सो यू विल नॉट नीड मोर न्यूट्रॉन्स वंस यू हैव इनिशिएटेड अ प्रोसेस, बिकॉज जो न्यूट्रॉन्स आपके बाई प्रोडक्ट में निकलते जा रहे हैं वही आपके चेन रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, इन शॉर्ट स्पैन एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. काफी सारा एनर्जी भाई साहब आपका रिलीज होगा. ठीक है, each neutron releases 2 or 3 more neutrons, then the number of fissions doubles or triples in each generation. आपने देखा कि भाई साहब जो आपके एमिशंस होते हैं उन न्यूट्रॉन्स में एक न्यूट्रॉन होते हैं जो दो टाइप के न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं. क्या? दो टाइप के न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं. 99% न्यूट्रॉन्स आपके कौन से होते हैं? हाँ, तो वो कौन से होते हैं? ओके, सो आपका देखो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. न्यूट्रॉन्स आर गेटिंग रिलीज्ड. चेन रिएक्शन कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट्स. एक है आपका अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन और दूसरा है आपका कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन. कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन जनरली हम न्यूक्लियर लैब्स में इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं. ठीक है, और इस एनर्जी को हम बड़े स्किलफुली यूज करते हैं. अनकंट्रोल्ड अगर हमको भाई साहब कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन वगैरह करना है तो हम उसको जाने देते हैं. ठीक है, okay. Uncontrolled nuclear reaction when a fission causes more than one fission reactions in the chain reaction. Controlled भाई साहब क्या होगा? When a fission cause only one more fission reaction in the chain reaction. Energy will multiply in milliseconds and finally results in an explosion. ठीक है, एग्जाम्पल आपका न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया. एनर्जी इज लिबरेटेड एट अ कांस्टेंट रेट. एग्जाम्पल आपका भाई साहब हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर. इसको हम यूज करें. जैसे अगर आप देखोगे इस एनर्जी को हम अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं. For example, we are not facing a water shortage, but there are Middle East countries in which there is hardly any water. तो वहां पे वाटर सप्लाई कैसे होता है? इतने लोग वहां पे रहते हैं, वहां पे एक पैसे की बारिश नहीं होती है, तो रिवर्स तो है ही नहीं, उल्टा डेजर्ट है. तो वेयर डू दे गेट द वाटर सप्लाई फ्रॉम? ऑब्वियसली बाय डिस्टिलिंग द सी वाटर. और सी वाटर का डिस्टिलेशन भाई साहब एक बहुत ही उम्दा तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू होता है, बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू रिसीव व्हाट? ऐसा उसको उठाऊंगा, टी शर्ट के अंदर ऐसे डाल दूंगा, फिर नाचते रहियो तुम. क्या है वो भाई साहब? कुछ भी तो नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है वो. ठीक है, ये आपका हो गया भाई साहब न्यूक्लियर रिएक्टर. आर वी क्लियर? ओके. पुअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड. अभी देखो आपका यूरेनियम है, ठीक है, 0.7% है. नेचुरल यूरेनियम भाई साहब आपका जो है 99.3% है. ये आपका सिर्फ 0.7% ही मिलता है, 235 वाला. ठीक है, ओके. ये आपका नेचुरल यूरेनियम है. 235-92 वाला भाई साहब सिर्फ 0.7% है. पुअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्यूल इन 235-92. समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके. 238-92 is non-fissile. The radioactive element is not fissile by thermal neutrons. ठीक है, तो 238 न्यूट्रॉन यू कैन ओनली बी फिशन बाय हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ पे भाई साहब हम ये नॉन फिसाइल होते हैं, मतलब इसका फिजन नहीं होता है. ठीक है, नो फिजन हैपेंस. ठीक है, इसका भाई साहब फिजन नहीं होगा. कौन सा? यूरेनियम 238-92. इसका फिजन नहीं होगा, ज्यादा करके यही मिलता है हमको. देखो, ठीक है, 238-92 इज इन द अर्थ क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली टू अ ट्यून ऑफ 99.3%. ये आपका नॉन फिसाइल है. ठीक है,
दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज नॉट फिसल बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स। आपको भाई साहब यहाँ पे फिजन करना पड़ रहा है, किससे फिजन करना पड़ रहा है भाई साहब? हाई एनर्जी न्यूट्रॉन से, ठीक है। A 23892 uranium nuclei on collision with fast moving neutrons releases three slow neutrons along with the daughter nuclei. So these slow neutrons will not be able to do further fission unless energy is provided. इसलिए आपको भाई साहब कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करती रहनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, हमने ये जरूर पढ़ा है कि आपके स्लो न्यूट्रॉन्स किसी किसी चेन रिएक्शन में बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन इस वाले में नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन फिसाइल है। दिस इज बेसिकली नॉन फिसाइल, ठीक है। आपका एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये इसको बॉम्ब कर रहा है, ये स्लो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। These slow neutrons will are inefficient to generate the chain reaction, so you will have to supply them with some amount of energy, ठीक है। Okay. The fuel 23592U is fissionable only by the slow neutrons which have an energy of 1 electron volt or by thermal neutrons which have an energy of 0.025 electron volts, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रो ये जो 23592 है ये सिर्फ कितना है? 0.7% ही है भाई साहब। ये आपका एक फिजनेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो आराम से फिजन किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई साहब दो टाइप के आपके यूरेनियम एग्जिस्ट करते हैं। जो 238 वाला है उस यूरेनियम वो नॉन फिजनेबल है, उस पे आपको हाई स्पीड के न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड करने पड़ेंगे, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड करने पड़ेंगे, तभी जाकर चेन रिएक्शन जनरेट होगा। जो 235 वाला है वो भाई साहब फिजनेबल है बाय स्लो न्यूट्रॉन्स, ये स्लो न्यूट्रॉन से भी जनरेट हो जाएगा इसका रिएक्शन, और एनर्जी जिसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उससे भी भाई साहब आपके न्यूट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। So a 23592 nuclei on collision with thermal neutrons releases three fast moving neutrons along with the daughter nuclei, but these fast moving neutrons can be moderated. इसको अपन moderate कर सकते हैं। Each of these neutrons have 2 megavolts of energy, ठीक है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? वी हैव टू स्लो डाउन दीज न्यूट्रॉन्स। तो आप देखो एक 238 है, ठीक है, 92, और एक है भाई साहब 230 का हो गया 23592U। ये भाई साहब इसका यहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो हो रहे हैं ये फर्दर चेन रिएक्शन में हमको इनके न्यूट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ रही है। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं इनकी एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ा है भाई साहब, रुक जाओ, ठीक है। सो ऐसा है, वी हैव टू स्लो डाउन दीज न्यूट्रॉन्स टू लो द एनर्जी सो दैट दे कैन कॉज फर्दर फिजन, ठीक है, ताकि वो फर्दर फिजन कर सके। मतलब दोनों भी न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को आपको बेसिकली बैलेंस करना पड़ रहा है। एक को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है किसमें? 238 में, जो ज्यादा करके एग्जिस्ट करता है, और एक को आपको एनर्जी को कम करना पड़ रहा है 235 में, ठीक है, जो फिजनेबल यूरेनियम रेडियो आइसोटोप है, ठीक है। ओके, क्रिटिकल मास, अ क्रिटिकल मास इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिजल मटेरियल नीडेड फॉर अ सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को सस्टेन करना है, मतलब आगे बढ़ाना है, तो क्रिटिकल मास इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिजल मटेरियल। जो फिजल मटेरियल है वो कितना आपको चाहिए? यहां पे फिजल मटेरियल कौन सा मिला आपको? 235 यूरेनियम, ठीक है। तो ये फिजल मटेरियल कितने का हो, कम से कम कितने का हो, ठीक है, ताकि आपका चेन रिएक्शन जारी रहे। क्रिटिकल मास डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, स्पेशली इट्स न्यूक्लियर फिजन, क्रॉस सेक्शन वगैरह कितना है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल, अमाउंट ऑफ द एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल, शेप एंड प्योरिटी ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर एंड सराउंडिंग्स, इन सारी चीजों पे भाई साहब आपका क्रिटिकल मास डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? कितना कम से कम मास हो कि भाई साहब चेन रिएक्शन जारी रहे, ठीक है, तुम उसी में जारी रहो भाई साहब। ओके, कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फिजन, ठीक है, के इज, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, के आपका है क्या, और इसके कल वैसे हमने इसको पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है, बट दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी नोटेड। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इज के, ठीक है, नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रेजेंट जनरेशन, नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रीवियस जनरेशन, ठीक है, कितने फिजन आपके अभी के जनरेशन में हो रहे हैं, मतलब अभी हो रहे हैं,
और अपॉन नंबर ऑफ फ्यूजन्स इन प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, ओके। अगर भाई साहब के आपका इक्वल टू 1 है, के आपका इक्वल टू 1 है, मतलब नंबर ऑफ फ्यूजन जो अभी हो रहे हैं और नंबर ऑफ फ्यूजन जो पहले के जनरेशन में हो चुके हैं, वन फ्यूजन कॉजेज वन फ्यूजन, रेट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज कांस्टेंट। ठीक है, एक फ्यूजन भाई साहब एक फ्यूजन कॉज कर रहा है, रेट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका रेट एक फिजन कॉज कर रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 फिजन हुए हैं प्रेजेंट जनरेशन में और प्रीवियस जनरेशन में भी 10 फिजन हुए हैं, तो भाई साहब 1/1 है भाई साहब, है ना। ठीक है, सो वन फिजन कॉजेज वन फिजन, रेट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज कांस्टेंट। यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है, कंट्रोल में रहेगा रिएक्शन। अगर के इज ग्रेटर देन 1, वन फिजन कॉजेज मोर देन वन फिजन रिएक्शन, मतलब अभी क्या हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे 15 हो गए और यहाँ पे 10 है, तो ऑब्वियसली के की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब अभी प्रेजेंट जनरेशन में ज्यादा फिजन हो रहे हैं अपने प्रीवियस जनरेशन से, मतलब यहां पे आपके न्यूट्रॉन्स और भी ज्यादा फिजन कर रहे हैं। ठीक है, वन फिजन कॉजेज मोर देन वन फिजन रिएक्शन, एक फिजन से एक से ज्यादा फिजन रिएक्शंस हो रहे हैं, तभी तो 10 का 15 हो रहा है। समझ में आ रहा है, 10 अभी हुए हैं, अगले जनरेशन में 15 हो गए, अगले जनरेशन में 30 हो गए, तो ये भाई साहब जो बढ़ता जा रहा है इसका मतलब एक फिजन से ज्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, वन फिजन कॉजेज मोर देन वन फिजन रिएक्शन, रेट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल टेक द शेप ऑफ एन एटॉमिक एक्सप्लोजन। ठीक है, सो रेट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड गोज ऑन इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ फिजन्स आर डिक्रीजिंग। अगर भाई साहब आपका ऐसा है 8/15 है, ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ फिजन डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड गोज ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पे रेट ऑफ एनर्जी जो लिबरेट हो रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, के इज इक्वल टू 1, के इज ग्रेटर देन 1 और के इज लेस देन 1। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, दीज आर बेसिकली पावर प्लांट्स। अभी देखो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, इसमें आपको मालूम है कि भाई साहब यहाँ पे हम किसी रिवर के फ्लो को स्टॉप करके उसके हाइट को बढ़ाते हैं एंड फाइनली वी रिलीज वाटर। सो व्हाट हैपेंस इज पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। और इधर भाई साहब बड़े बड़े मैग्नेटिक टर्बाइंस लगे हुए होते हैं जो बहुत जोर से घूमते हैं, और जब ये घूमते हैं तो ये भाई साहब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक एनर्जी जो है भाई साहब किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, भाई साहब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक तकलीफ ये है कि आपका जो आगे का वन जीवन है या जो आपका फ्लोरा एंड फौना है वो इस रिवर वाटर सप्लाई पे डिपेंडेंट था एंड दैट गेट्स इंपैक्टेड। ठीक है, एनी रिवर इफ यू स्टॉप इट, तो ऑब्वियसली द segment of the river which was there is not getting any water supply which it was getting till now, because of which obviously complications will arrive. Okay, so इसमें आपका भाई साहब थोड़ा सा नेचर के उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट एनी विच वेज हमारे यहाँ पे इंडिया में ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज द प्राइमरी वे इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज रीचिंग अस। ओके, दूसरा होता है भाई साहब आपका सोलर पावर प्लांट, ये आज की तारीख में काफी ज्यादा और गवर्नमेंट ने काफी सब्सिडीज भी इसको दे रखी है। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब इसको इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत सारा कुछ चल रहा है। पीपल आर नॉट दैट अडेप्टेड टू एक्सप्लोरिंग न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये चैलेंज मैंने अपने खुद के जीवन में एक्सपीरियंस किया है। मैंने एक प्रोजेक्ट को अप्रूव करने की कोशिश की थी कहीं पे इस सोलर पैनल को, और लोग बोले नहीं नहीं बहुत हाई मेंटेनेंस, विदाउट जाने विदाउट समझे, जबकि एक बहुत उम्दा प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप सोलर एनर्जी को यूज करते हुए अगर समझ लीजिए हम एक कॉम्प्लेक्स का या एक बिल्डिंग का या एक फैक्ट्री के कम से कम लिफ्ट को चला सकते हैं, और अगर जो लॉबी लाइट्स हैं उनको ऑपरेट कर सकते हैं, तो आपका कितना ही पैसा बच जाएगा। लेकिन नहीं भाई साहब बहुत ज्यादा खर्चा है इसको मेंटेन, अरे तुम एक बार करके तो देखो भाई साहब। ठीक है, लेकिन वही है अपना जैसा स्टैंडर्ड वे है वैसा ही लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा आ रहा है तो ऐसा ही चलने दो।
but we are going to get into a crisis mode with this energy supply. ठीक है, so this is an alternative form which we need to explore heavily. ठीक है, and which we are not. In fact, government ने बहुत बड़ी सब्सिडी दे के रखी है. सब्सिडी, you understand what is it? सब्सिडी मतलब छूट. अगर आप भाई साहब अपने बिल्डिंग में, कॉम्प्लेक्स में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कराते हैं तो जितना उसका मार्केट प्राइस है उससे कहीं कम में आपको मिलता है वो. ठीक है, दिस इज अ गवर्नमेंट सपोर्टेड इनिशिएटिव, स्टिल पीपल आर नॉट रिलक्टेंट टू डू दिस. ठीक है, लोग फिर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. और अक्सर ऐसा बोला जाता है कि भाई साहब शहरी इलाकों में लोग शायद करेंगे, ग्रामीण इलाकों में नहीं करेंगे, लेकिन उल्टा है. मैं यहां से कैलकाटा गया था और बाई ट्रेन गया और मैंने देखा कि जितने भी आपके एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वहां पे लोग इसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, टुल्लू चलाने के लिए, पंप चलाने के लिए, इरिगेशन के लिए, उसके लिए ये सब यूज कर रहे हैं भाई साहब. बट वी आर नॉट यूजिंग इट. उल्टा है भाई साहब. ठीक है, शहर के लोग इसको उतने प्रोग्रेसिवली यूज नहीं कर रहे हैं जितना ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसको यूज कर रहे हैं. वहां पे भाई साहब इतना बड़ा खेत मेरे को दिख रहा है और वहां पे एक पेड़ रहेगा ऐसा और यहाँ पे एक ऐसा भाई साहब छावनी बना के रखा है. इसके ऊपर भाई साहब सोलर पैनल है. इस सोलर पैनल से जो भी आपका हीट ऑब्जर्व हो रहा है उससे भाई साहब इनका मोटर वगैरह चल रहा है जिससे पानी मिल रहा है. दैट्स मतलब गांव के लोग इसको फिर भी अडॉप्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और मैं ऐसा ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था. इस प्रोजेक्ट को हमको बहुत सारे जगहों पे इंस्टॉल करवाना था बट पीपल डिक्लाइन अपफ्रंटली, जबकि काफी बड़ा स्कोप था इसको इंप्लीमेंट करने का. बट पीपल डिक्लाइन. नहीं मतलब वी आर सो रेसिस्टेंट टू. अरे भाई साहब अपना कर तो देखो, फिर होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा. ठीक है, नहीं बहुत खर्चा है. अरे खर्चा है, तुम्हारा जितना खर्चा है भाई साहब एक साल में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बच जाएगा उतना. अभी तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी बिल 30% बढ़ गया है आपका, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. लास्ट एक साल में हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में 30% बढ़ चुका है. ठीक है, बढ़ेगा और बढ़ेगा ये. ठीक है, एंड दिस इज अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी फेल टू अंडरस्टैंड. क्या ये हो गया आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है. द ओनली प्रॉब्लम इज इट्स हैंडलिंग. ठीक है, इसको हैंडल करना भाई साहब मुश्किल है. ये आपका बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर पावर प्लांट, इफ यू हैपन टू एक्सप्लोर एंड यू नो इसको अगर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. किसी ने वो मूवी देखी है क्या, ये अमेजन सीरीज पे आई थी, रॉकेट बॉयज? हैज एनीबॉडी सीन दिस? ठीक है, इफ मतलब कभी मौका मिले तो प्लीज देखिएगा. ठीक है, उसमें जो दिखाया गया है डॉक्टर होमी बाबा के लाइफ पे दिखाया गया है. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया. ठीक है, एंड ही वाज अब मतलब इतना उनका आगे का सोच था ना कि लोग उसके साथ मतलब वहां पे भी उनको फ्रिक्शन आ रहा था. अरे यार क्या न्यूक्लियर की बात कर रहे हो. वो बोले कि भाई साहब आप न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश कीजिए, आपका ये फ्यूल ऑफ फ्यूचर है. ठीक है, सो इफ यू गेट द टाइम, 2 सीरीज आई हुई है उसकी, विक्रम साराभाई और एक्चुअली डॉक्टर होमी बाबा पे. दूसरा वाला सीरीज में देर इज बेसिकली अब्दुल कलाम का एंट्री भी है. ठीक है, इफ यू हैपन टू सी इट वेल एंड गुड. अदरवाइज न्यूक्लियर पावर प्लांट आर द बेस्ट फॉर्मेट्स. द ओनली प्रॉब्लम इज द हैंडलिंग ऑफ एनर्जी. होंगे कि नहीं होंगे? The core of the reactor is the site of nuclear fission, which contains the uranium rods. इसको flip करना पड़ेगा वैसा. And a moderator to slow the neutrons. ठीक है, the core is surrounded by reflector to reduce leakage. ठीक है, तो आपका भाई साहब एक रिफ्लेक्टर होता है जो लीकेज को रिड्यूस करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ठीक से मैनेज करना. थोड़ा सा भी लीकेज हो गया भाई साहब पूरा एक्सप्लोजन हो जाएगा. ठीक है, the reactor can be shut down by means of control rods made, for example, cadmium, that they have high absorption of neutrons. ठीक है, the energy heat released in the fission is continuously removed by cold water, which heats up the water present in the tank so that the steam is produced. This steam drives the turbines. ठीक है, देखो टर्बाइंस को अभी तक हम कैसे ड्राइव करवा रहे थे, रिवर को रोककर. रिवर को रोककर भाई साहब वहां से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर ये जब नीचे गिरेगा इतने जोर से तो ये टर्बाइंस को घुमाएगा. और जब ये टर्बाइंस घूमेंगे तो इससे भाई साहब आपके मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगे और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. यही चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर को हीट अप करके उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं. यही स्टीम भाई साहब इतने फोर्स से निकलेगी कि टर्बाइंस घूमेंगी और टर्बाइंस घूमेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सो ये रॉकेट बॉयज में एक सीन है जहां पे डॉक्टर होमी बाबा एक्चुअली वो जो आपका स्विमिंग पूल था मतलब जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उसमें डिफेक्ट आ गया था. ठीक है, सो ही प्लंज्ड इनटू इट. वो भाई साहब गए अंदर उसको ठीक करने के लिए अकेले ही. ठीक है, so that's the initiative he took. The water in that steam is produced. The steam drives turbines and generates electricity. तो इससे भाई साहब आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. Components of a nuclear reactor fuel rod uranium 235. अगर आप देखोगे ये कौन सा है, फिजिबल यूरेनियम है. ठीक है, इज द बेसिक फ्यूल. ये हमको मिलता कम है. ठीक है,
7% ही है आपका, 0.7% है. Usually pellets of uranium oxide are arranged in tubes to form fuel rods. मॉडरेटर होता है भाई साहब मटेरियल इन द कोर विच स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स रिलीज. क्यों क्यों स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट, स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स क्यों? आदित्य, अरे क्यों क्यों चाहिए तुमको स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स? ये मॉडरेटर क्यों कर रहे हैं हम? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 235 यूज कर रहे हैं, 235 यूज कर रहे हैं, इसके लिए हमको स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, तो 235 यूज कर रहे हैं, इसके लिए हमको स्लो डाउन करना है. मटेरियल इन द कोर विच स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स. अगर हम 238 यूज करते, अगर हम 238 यूज करते तो हमको फास्ट न्यूट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए. क्योंकि 235 यूज कर रहे हैं, वी नीड स्लो न्यूट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू विद द चेन रिएक्शन. Visible rate is higher, but at the same time the neutrons that you need would be slower. They should not be at a high speed. Okay, from fission so that they can cause more fission. It is usually water, but in some power plants heavy water or graphite is also used. Control rods, these are made with neutron absorbing materials such as cadmium, hafnium or boron, and are inserted or withdrawn from the core to control the rate of the reaction or to halt it. दे आर टू मेंटेन द के वैल्यू. के वैल्यू को हमने भाई साहब किसमें मेंटेन किया है? ऑलमोस्ट नियर टू 1. क्योंकि भाई साहब लेस देन 1 तो डिजायरेबल नहीं है, चाहिए ही नहीं वैसा. देखिए आपका आउटपुट एनर्जी भाई साहब इनपुट एनर्जी से कम है तो हमारा लॉस का प्रोसेस है. के ग्रेटर देन 1 हमारी आइडियल है, लेकिन वो अनकंट्रोलेबल हो सकता है और हो भी जाता है. के इज इक्वल टू 1 इज व्हाट इज डिजायर्ड इन दीज न्यूक्लियर रिएक्टर्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर? ओके, इसमें आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, सो थोड़ा सा थियोरेटिकल है इसमें. ओके, कूलेंट क्या होता है? इट इज अ फ्लूइड विच इज सर्कुलेटिंग थ्रू द कोर इन 2-3 लूप्स सो एज टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम इट. तो कूलेंट भाई साहब आपके जैसे गाड़ियों में होता है, जैसे एसीज में होता है, तो आपका कूलेंट होता है, ऐसे घूम रहा है भाई साहब 2-3 रॉड से, वो भाई साहब हीट को ले रहा है. ठीक है, कूलेंट शुड हैव अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ज्यादा हीट वो ले सके. ठीक है, ज्यादा हीट, जैसे आप बोलते हैं ना द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी. भाई साहब हीट में पढ़ चुके हो, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है आपकी. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. एम तो आपका मास हो गया, डेल्टा टी और ये आपका डेल्टा क्यू. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भाई साहब इसकी अच्छी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अब्सॉर्ब मोर एंड मोर ऑफ हीट. आर वी क्लियर? ठीक है, ओके. कूलेंट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर. Components of a nuclear reactor containment, the structure around the reactor and associated steam generators, which is designed to protect it from outside intrusion and to protect the outsiders from the effects of radiation in case of any serious malfunction inside. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब कंटेनमेंट होता है, the structure around the reactor. अगर कुछ भाई साहब उल्टा सीधा हो गया, ठीक है, तो ये रेडिएशन सबको बर्बाद कर देंगे. पहले तो उनको बर्बाद करेंगे जो वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर आजू बाजू के लोगों को. तो कंटेनमेंट करना पड़ता है. कंटेनमेंट मतलब द स्ट्रक्चर अराउंड द रिएक्टर एंड एसोसिएटेड स्टीम जनरेटर्स व्हिच इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड इंट्रूजन. ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर्स फ्रॉम द इफेक्ट. अगर कोई रेडिएशन हो गया तो आउटसाइडर्स को इससे प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, फ्रॉम एनी सीरियस मैलफंक्शन इनसाइड. इट इज टिपिकली अ मीटर थिक कंक्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर. तो 1 मीटर थिक कंक्रीट या स्टील स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये भी फीका पड़ जाएगा अगर कोई मेजर ब्लास्ट हो गया तो. ठीक है, ये भी रेडिएशन को कंटेन नहीं कर पाएगा. ठीक है, हाँ मतलब जब नॉर्मल प्रोसेसेस चल रहे हैं तो रेडिएशन बाहर तक ना जावे, इसके लिए ये है, लेकिन ये भी फीका पड़ जाएगा अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ तो. ठीक है, उस पूरे जगह को ही अबैंडन करना पड़ेगा. ओके, सो ये आपका कोर कंटेनमेंट है. देखो इसमें कोर कंटेनमेंट है. ठीक है, ये जनरेटर कंटेनमेंट है जहां से भाई साहब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. ये कोर कंटेनमेंट को हमने क्लोज कंसील रखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि इसमें सारा आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली रेडिएशन यहां से एमिट होंगे ही होंगे. ठीक है, ओके ओके ओके. ड्यूरिंग एन एटॉमिक एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी. क्या हो जाएगा भाई साहब? जल्दी से बोलना है. एटॉमिक एक्सप्लोजन में क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. अभी तक न्यूक्लियस में कौन सा तुमने केमिकल एनर्जी का प्रोसेस पढ़ा है चाचा? बोलो.
प्रोटॉन्स इंटू न्यूट्रॉन्स, अच्छा जी भाई साहब, और बोलो भाई साहब। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी इंटू न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एक्सप्रेशन में मैकेनिकल एनर्जी इंटू न्यूक्लियर एनर्जी, इज इट, या मास इंटू एनर्जी? ड्यूरिंग एटॉमिक एक्सप्लोजन a radioactive nuclei undergoes nuclear fission to form daughter nuclei। तो भाई साहब daughter nuclei बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई साहब जो पेरेंट न्यूक्लिय होगा उसका मास इससे ज्यादा होगा, तो मास का एनर्जी में कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। देयर इज अ लॉस इन मास, दिस इज कन्वर्टेड इनटू E इज इक्वल टू डेल्टा mc का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी है, ठीक है। आप देखो ना, कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन्स इनटू न्यूट्रॉन्स कहां हो रहा है, वेर इज, प्रोटॉन्स इंटू न्यूट्रॉन्स के कन्वर्जन से, हाँ ठीक है, एनर्जी निकल रही है, लेकिन क्या वही एक तरीका है एनर्जी, एटॉमिक एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन्स में और न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स में हमको उससे कुछ मतलब नहीं है, इतना कहां किस प्रोसेस में एनर्जी निकल रहा है उससे हमको मतलब है। और वो तभी होगा, किसी भी एनर्जी के कन्वर्जन में आपका एनर्जी बेसिकली आ कहां से रहा है, मास से ही आएगा ना। एनी एनर्जी दैट इज कमिंग इन अ प्रोसेस इज कमिंग फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ मास, ठीक है। सो आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंट से ये आ रहा है, ठीक है। ओके, so D would be the correct answer. Name the moderator used in nuclear reactor: plutonium, thorium, graphite, beryllium। ग्राफाइट, अच्छा जी भाई साहब, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मटेरियल इन द कोर विच स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम फिजन सो दैट दे कैन कॉज मोर फिजन, व्हाई, बिकॉज यू आर यूजिंग विच टाइप ऑफ अ फ्यूल, 23592U, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर यूजिंग, हेंस यू नीड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। इस स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हमको एक मॉडरेटर का यूज करना पड़ता है। इट इज यूजुअली वाटर, बट इन सम पावर प्लांट्स दे हैव हेवी वाटर एंड ग्राफाइट। तो आपके तीन मॉडरेटर्स क्या क्या हैं, वाटर, हेवी वाटर एंड ग्राफाइट। वाटर, हेवी वाटर एंड ग्राफाइट, आज की तारीख में ये ज्यादा चल रहा है, हेवी वाटर, ठीक है। ओके, हाँ, हेवी वाटर मतलब उसमें आपका ड्यूट्रियम रहता है, जैसे आपका H2O होता है ना, उसमें H2O में आपका प्रोटियम है H, यहाँ पे हेवी वाटर में ड्यूट्रियम रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, व्हेन टू लाइटर न्यूक्लिय कम क्लोज टू वन अनदर, केमिकल फॉर्मूला सेम ही रहेगा H2O, बट वहां पे ड्यूट्रियम होगा। When two lighter nuclei come close to one another with a range of attractive nuclear force that is 1 Fermi meter, they may combine to form a bigger nucleus, ठीक है। तो 1 Fermi meter से तो भाई साहब इनका न्यूक्लियर फोर्स चालू ही होता है, 1 Fermi meter से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी मोर देन द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ओके, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज एक्सोथर्मिक, ये भी भाई साहब आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लिय। तो जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं तो कुलम्बिक रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है, बट न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ेगा। न्यूक्ली मस्ट हैव एनफ एनर्जी, तो मतलब इन दोनों न्यूक्ली में ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए टू ओवरकम कुलम्बिक फोर्सेस और न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस टू टेक इफेक्ट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, तो आपका, ओ वाह, ये देखो, हाँ जाओ उसी के पास जाओ, ठीक है। ओके, तो H1 प्लस H1 ये हो गया 2H1, ये हो गया भाई साहब आपका, तो आपका भाई साहब यहाँ पे वन हाइड्रोजन एटम ये बन गया आपका, प्लस न्यूट्रिनो प्लस दिस मच ऑफ एनर्जी। व्हेन टू हाइड्रोजन न्यूक्लिय फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ ड्यूट्रॉन, पॉइस्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, तो ये आपका ड्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन एटम, ड्यूट्रॉन, पॉइस्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। सो व्हेन टू हाइड्रोजन न्यूक्लिय fuse together to form deuteron, positron and neutrino are released along with energy. For two hydrogen atoms to combine, they need to overcome electrostatic repulsion. To overcome that barrier, temperature needs to be around this much. इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा ही 1 Fermi meter से कम के डिस्टेंस में, जब दो न्यूक्लियो को आप एक दूसरे के पास भेज रहे हो तो देयर शुड बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। लेकिन हमने टेम्परेचर कितना मेंटेन किया हुआ है, 3 × 10⁻⁹, ये जो 3 × 10⁻⁹ का केल्विन का टेम्परेचर है, ये न्यूक्लियर फोर्स के सपोर्टिव में रहेगा।
ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. When fusion is achieved by raising temperature of the system so that the particles have enough energy to overcome Coulombic repulsive barrier, this type of fusion is called thermonuclear fusion. ठीक है, तो जब आप फ्यूजन को अचीव कर रहे हैं by raising temperature of the system so that the particles have enough energy to overcome Coulombic repulsive barrier, Coulombic repulsive barrier को overcome कर रहे हैं, this type of fusion is called thermonuclear fusion. Thermonuclear fusion is the source of energy of stars. ठीक है, ओके. थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स ऑन द इंटीरियर ऑफ सन. तो आपका सन जो है दैट इज नॉट अ सॉलिड सब्सटेंस, इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, और वहां पे कॉन्स्टेंटली भाई साहब फ्यूजन चल रहा है. थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स ऑन द इंटीरियर ऑफ सन एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ. ऐसे सन से भी बहुत सारे पावरफुल स्टार्स हैं. ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आउट देयर एंड सम स्टार्स आर मोर पावरफुल देन सन इटसेल्फ. ठीक है, लेकिन सब में वही इंटर कन्वर्जन चल रहा है. ठीक है, आपका ऐसा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहेगा. ओके. Temperature at the interior of the sun is about this much Kelvin. This is considerably less than the estimated. तो आपका भाई साहब estimated इतना है. ठीक है, जिससे ये considerably less है. तो fusion in sun is only possible with protons whose energies are much above the average. According to Maxwell's speed distribution, there are very few nuclei which have very high speeds. So their kinetic energy would also be much greater than the average kinetic energy. Thus they would be able to fuse. तो आपका भाई साहब स्पीड क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करना है. अगर फ्यूजन कराना है तो ऑब्वियसली आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर, तो यहाँ पे देखो सन का जो हमने कैलकुलेशन किया है इतना होना चाहिए, जबकि इसका भाई साहब दिस कंसिडरेबली लेस देन द एस्टिमेट, ये आपने एस्टिमेट किया है और इतना एक्चुअली में है. तो इसका मतलब ये डिफरेंस कहां से आ रहा है? तो जितने न्यूक्ली हैं जो फ्यूजन करा रहे हैं उनकी संख्या कम है. समझ में आ रहा है? नेट तरीके से अगर हम भाई साहब कैलकुलेट करेंगे तो इतना होना चाहिए, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁹ केल्विन. लेकिन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है भाई साहब 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन. ठीक है, फ्यूजन इज पॉसिबल. तो हमारा यहाँ पे भाई साहब हो क्या रहा है? फ्यूजन इन द सन इज ओनली पॉसिबल विद प्रोटॉन्स. तो इसका मतलब जो आपके जो न्यूक्ली हैं जो फ्यूज कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर वेरी फ्यू न्यूक्ली which have very high speed, so their kinetic energy would also be much greater than the average kinetic energy. Thus, they would be able to fuse. Once the fusion process starts, the energy released would be sufficient to keep the fusion process going on. ठीक है? Thermonuclear fusion in sun occurs in 4 steps. तो आपका भाई साहब 2 हाइड्रोजन अटैच हुआ, ये बना भाई साहब. ठीक है, पॉइस्ट्रॉन प्लस दिस मच ऑफ एनर्जी. 2 इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब, ये गामा बना एंड दिस मच. ठीक है, आपका भाई साहब एक ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन एटम, ये भाई साहब दिस प्लस दिस मच ऑफ एनर्जी, और ये फाइनली बन गया आपका अल्फा पार्टिकल. ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो गया. तो आप देखोगे आपका इनिशियल पार्टिकल क्या है? हाइड्रोजन. फाइनल पार्टिकल क्या है भाई साहब? आपका हीलियम. ये इंटर कन्वर्जन चल रहा है. आपने जो अभी तक पढ़ा है कि भाई साहब सन में हाइड्रोजन और हीलियम का इंटर कन्वर्जन चल रहा है, दिस इज व्हाट हैपेंस. बट दिस डजंट हैपन इन वन स्टेप. ठीक है, इट हैपेंस इन मल्टीपल स्टेप्स. ठीक है, दिस इज बेसिकली हैपनिंग इन मल्टीपल स्टेप्स. ये जो आपको गामा दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट इज रीचिंग अस. यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज लाइट इज रीचिंग अस. ठीक है, ये आपको भाई साहब जो एनर्जी है गामा का, दिस इज रीचिंग अस एज लाइट. ठीक है, सो आपका देखो स्टार्ट हुआ है हाइड्रोजन से और खत्म हो रहा है भाई साहब हीलियम में. यही हीलियम फिर से भाई साहब हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है. तो इंटर कन्वर्जन कंटिन्यूअसली चल रहा है. फिजन एंड फ्यूजन आर कंटिन्यूअसली हैपनिंग. सो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इन सन अकर्स इन दीज 4 स्टेप्स, और हर एक स्टेप आप अगर देखोगे एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है. दिस इज बेसिकली एनर्जी रिलीजिंग स्टेप. द नेट रिएक्शन भाई साहब आपका ये हो जाएगा. ठीक है, आपका 4 हाइड्रोजन एटम को अगर अपन ऐड करें, 4 हाइड्रोजन एटम कहां पे? ठीक है, 1 और भाई साहब ये 2. ठीक है, इस तरह से अगर हम 1 2 3 और कहां गया भाई साहब चौथा. ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन एटम को अगर हम ऐड करें, ठीक है, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस हीलियम प्लस आपके एंटी न्यूट्रिनो और भाई साहब ये गामा प्लस दिस मच ऑफ एनर्जी. ठीक है, 4 hydrogen atoms are used to synthesize helium. When hydrogen core depletes, helium is used for fusion to create carbon atoms. ठीक है, elements with more nucleus in their nuclei are unstable. तो अगर हम भाई साहब stars की बात करें तो elements with more nuclei in their are unstable. Atoms after iron cannot be synthesized in fusion. Once a star runs out of its supply of lower elements, it cools down and begins to die. तो भाई साहब वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है. लाइफ ऑफ आवर सन इज अराउंड 5 into 10⁻⁹ years and it has enough hydrogen to keep it going for 5 billion years. तो ये चलता रहेगा भाई साहब.
5 बिलियन ईयर्स तक भाई साहब सन का लाइफ अभी भी चलता रहेगा. दैट इज द फ्यूल. When an average sized star like sun runs out of hydrogen, it will collapse under its own gravity and begin to cool down. ठीक है, जैसे ही बस पूरा हाइड्रोजन एग्जॉस्ट हो जाएगा तो इसके अंदर जो ग्रेविटी है वो सारे एलिमेंट्स को वैसा पास लाएंगे और वो कोलैप्स कर जाएगा. इट बिगिंस टू कूल डाउन. द आउटर लेयर ऑफ द स्टार expands and star goes into a state known as red giant. Our sun will enter red giant phase in 5 billion years. हम भी तब तक हो जाएंगे. ठीक है, ओके. Which of the following outputs more energy per nucleon? U235 fission reaction, H fusion reaction. ठीक है, तो इनमें से भाई साहब पर न्यूक्लियन कितना हो रहा है? देखो यहाँ पे U35 है, इसका कितना आ रहा है टोटल, ये सब देखने की जरूरत नहीं है. आपका टोटल आउटपुट एनर्जी देखो कितना है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. आपको यहाँ पे पूछा क्या है, पर न्यूक्लियन. यहाँ पे आपके न्यूक्लियन कितने हैं, 235, और आपका एक ऐड हुआ है, इसको लेकर कितना हो गया 236. तो 200, तो कितने न्यूक्लियॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है रिएक्टेंट्स के साइड में, 236 का. तो कितना एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जनरेट हो रहा है भाई साहब, इतना. ठीक है, ओके. इसमें आते हैं भाई साहब फ्यूजन रिएक्शन, यहाँ पे दिया हुआ है आपका भाई साहब कितना हो रहा है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ पे कितने न्यूक्लियॉन्स का, इसको छोड़ दो भाई साहब. ठीक है, तो कितने न्यूक्लियॉन्स का यहाँ पे भाई साहब अरेंजमेंट है, 4 डिवाइड बाई 4 करो तो यहाँ पे आ रहा है भाई साहब 6.5, 6.7. आप समझो कि भाई साहब आपका यूरेनियम का जो फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन और हाइड्रोजन का, देखो कितना ज्यादा है ये. ठीक है, इट इज टू मच. फ्यूजन रिलीजेस मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन देन फिशन. ठीक है, तो आपका भाई साहब फ्यूजन इज रिलीजिंग मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन देन फिशन. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके. So this basically completes the entire chapter on people. Any question sum on this one? Any question sum? नहीं, कौन क्वेश्चन नहीं है. फिजन फ्यूजन सब कंप्लीट एकदम से. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया. तो बिफोर टाइम क्लोज हो गया भाई साहब.